नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस के बारे में, जो कि है हमारे अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3। तो चलिए हम इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है, इसकी फीचर्स क्या है। उसके बाद में हम समझेंगे कुछ कन्वेंशंस, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि हमारे जो अकाउंटेंट हैं यूनिवर्सली फॉलो करते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में इनको फॉलो किया जाता है। और वी कैन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द जनरल लॉ और रूल adopted or proposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice. This definition is given by American Institute of Certified Public Accountants. इसको और शॉर्ट में समझते हैं और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो बेसिक रूल्स हैं, वो नॉर्म्स हैं जो कि अकाउंटिंग करते हुए, अकाउंटिंग में एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हुए जिन रूल्स रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं वही हमारे क्या बन जाते हैं, वही हमारे कहलाते हैं आपके क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल की दो कैटेगरी हैं, पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में देखिए कॉन्सेप्ट भी हैं और कन्वेंशंस भी हैं। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिक अजम्पशन है, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, आपके फंडामेंटल प्रोपोजिशन है विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिक अजम्पशन है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम जो अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो हम अकाउंटिंग में स्टेटमेंट तैयार करना चाहते हैं, हमारे यूजर भी उसी तरीके से, उसी मैनर में जो हमने बनाया है, जो हम कन्वे मैसेज करना चाहते हैं, उसी तरीके से इसको समझ सकें। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो बेसिक अजम्पशन है जो हमारे यूजर को, हमारे अकाउंटिंग को समझने में हेल्प करती हैं, जो हमारे अकाउंटेंट को डिफरेंट एस्पेक्ट अकाउंटिंग के जो हैं उनको रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है। तो फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? देखिए, पुराने जमाने से हमारे जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटिंग करते हुए कुछ रूल्स फॉलो करते आ रहे हैं, और रूल्स फॉलो करते हुए उन्होंने कुछ आइडियल चीजें बना ली, कुछ कस्टम बना ली, तो उन्हीं को बाद में क्या कहा गया? अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ accounting practices or principles being followed by the enterprise over a period of time. In short, अगर हम कहें कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो वो बेसिक अजम्पशन है जिन्हें हम फॉलो करते हैं, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो कस्टम्स हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे अकाउंटेंट फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो पहले अब हम समझ लेते हैं कि भाई हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या फीचर्स हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देखिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं। मतलब इनको किसने बनाया है? इनको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, मतलब अकाउंटेंट ने बनाया है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। देखिए, हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे हैं? वो फ्लेक्सिबल हैं। उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंगली, हमारे देश में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंगली, अकाउंटिंग में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंगली हम इनको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड है, मैन मेड है इसलिए इनमें यूनिफॉर्मिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है। और इसी तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे क्या हैं? फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं। तो हम इनको क्या कर सकते हैं? चेंजेस के साथ हम इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर चेंज होता है तो हम इनमें भी चेंज लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। देखो, हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं, ये जनरली एक्सेप्टेड रूल्स हैं। क्यों भाई ये जनरली क्यों एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं? क्योंकि देखिए ये तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इनके तीन क्राइटेरिया है
जिनकी वजह से हम इनको क्या करते हैं, जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो क्या क्या है, नंबर 1 है रेलिवेंस। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेलिवेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन का रिजल्ट होता है जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो यूजर है यूज करना चाहता है, यानी इसके अंदर ऐसे इंफॉर्मेशन है विच इज यूजफुल फॉर द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसका मतलब ये पर्सनल बायस से इन्फ्लुएंस नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो बंदा प्रिपेयर कर रहा है अगर वो जेन्युइन है तो अकाउंटिंग भी हमारी जेन्युइन होगी, अकाउंटिंग भी हमारी ऐसी होगी जिसमें पर्सनल बायसनेस हमें देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट इज फिजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फिजिबल होते हैं, यानी दे कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी और कोई भी खर्चा इसमें ज्यादा नहीं होता, जितना कॉस्ट इसमें लगनी चाहिए उतनी ही कॉस्ट इसमें लगती है, और ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, यानी इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। तो ये इन 3 बातों को फुलफिल करते हैं, इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, दैट्स व्हाई ये जनरली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेसेसिटी। क्या है, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो बनाया गया है या हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ते क्यों हैं, इनको बनाया क्यों गया है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली। देखिए अगर हम अकाउंटिंग के जो हमारे कन्वेंशन है, अकाउंटिंग की जो हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो चाहे आप यहाँ पर अकाउंटिंग करो दिल्ली में, चाहे आप मुंबई में जाकर के अकाउंटिंग करो, आपको अकाउंटिंग की सारे इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी, उसको बनाते हुए भी, और जो यूजर्स हैं उनको उसको पढ़ते हुए भी वो चीज समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारी क्या लेके आ रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट इज सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विल बी यूज्ड बाय ऑल एंटिटीज, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जितने भी हमारी अकाउंटिंग एंटिटीज हैं या जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब एक ही प्रैक्टिसेस को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी, और एक ही प्रैक्टिस को फॉलो करेंगी तो सभी यूजर्स के लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। सो अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम अपनी अकाउंटिंग को हर किसी के लिए सेम बनाना चाहते हैं तो हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना ही पड़ता है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में देखिए कुछ हमने अभी बात की थी, कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं को समझ लेते हैं। द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर नंबर 1 है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने प्लान कर रखा होगा कि हम 2021 में क्या करेंगे, पढ़ने वाले बच्चों ने प्लान किया होगा कि 2021 में हम लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन देखिए फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, कल क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम फ्यूचर के लिए सोच करके चलते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बिजनेस में लेकर के आया गया, अकाउंटिंग में लेकर के आया गया कि भाई अकाउंटिंग भी हम इसलिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए करेंगे। तो ये जो हमारे अजम्पशन है क्या कहती है, कहती है कि it is assumed that all business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operation significantly। मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे कि हम फ्यूचरिस्टिक हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो अकाउंटिंग में भी ये अजम्पशन ली जाती है कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो लंबे समय तक चलेगा, हम उसको अभी हाल फिलहाल में क्लोज करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, बिजनेस एक अनंत काल तक चलता रहेगा। हमने बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि हम बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। देखिए अगर आप ये सोचोगे कि बिजनेस कल बंद हो जाएगा तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो अकाउंटिंग में हम क्या अजम्पशन लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एक गोइंग कंसर्न है,
वो हमेशा चलता रहेगा और हम उसको जल्दी से बंद नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं इस अजम्पशन को? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। नेक्स्ट हमारी अजम्पशन है या कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। देखिए ये कहता है कि अगर आप किसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसको लगातार फॉलो करते रहें, उसको बार बार आप चेंज ना करें। क्या कहता है ये कहता है अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। आपको इसका एक नॉर्मल एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी अप्लाई किया, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जीएसटी की। तो अगर गवर्नमेंट 6 महीने इस जीएसटी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है और उसके बाद फिर नई पॉलिसी ले आती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई करना क्या है, जीएसटी कैसे भरना है, कहाँ भरना है, उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो हमारी पॉलिसी में क्या कहा जा रहा है? हमारी पॉलिसी में कहा जा रहा है भाई जीएसटी ये है, इसको समझाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब आगे से इसी को फॉलो किया जाएगा। तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग में भी अगर आप किसी मेथड को एक बार फॉलो कर रहे हो तो उसको पूरे साल आपको फॉलो करना है, बीच बीच में आपको उसको चेंज नहीं करना है। सो क्या कहा जा रहा है? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस once selected and adopted should be applied consistently year after year। यानी आपको एक बार आपने अगर कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर ली तो आपको उसको ईयर आफ्टर ईयर यूज करते जाना है अपनी अकाउंटिंग करते हुए। ओके, नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में एक्रूअल अजम्पशन। देखिए एक्रूअल अजम्पशन क्या कहती है हमें? एक्रूअल अजम्पशन हमें कहती है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसमें? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको कब रिकॉर्ड करना चाहिए? उसको रिकॉर्ड जब करना चाहिए जब वो ट्रांजैक्शन हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट बेचा, सॉरी कुछ गुड्स आपने सेल कर दी। अब सेल आपने आज की है, आपने सेल कर दी और सामान बेच दिया, तो ट्रांजैक्शन तो आपने आज खत्म कर दी, आज ही उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं इसको तब रिकॉर्ड करूंगा जब मेरे पास उसका पैसा आ जाएगा। नहीं, तो ये क्या कह रही है ये अजम्पशन? ये कहती है कि भाई ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। मतलब सेल आज की है तो आज रिकॉर्ड करो, सर्विस आपने आज दे दी तो उसको आज रिकॉर्ड करो, उसकी ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड करो। ये कोई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई उसका अमाउंट हमें आज मिला या नहीं मिला। आज नहीं मिला तो फ्यूचर में मिल जाएगा, वो अभी एक्रूड है, वो आज एक्रूड तो हो गई, वो ट्रांजैक्शन आज सेटल तो हो गई। ठीक है, पैसा कभी भी मिलता रहेगा लेकिन आपने उसके लिए सर्विस तो दे दी, आपने सेल तो आज कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ एक वर्कर ने काम किया, 1 महीने तक काम किया, अब उसकी सैलरी 1 महीने में ड्यू तो हो गई, अब आपने नहीं दी तो वो आउटस्टैंडिंग हो गई, लेकिन वो सर्विस आपको दे चुका, वो ट्रांजैक्शन आज क्या हो गई है? एक्रू हो गई है। सो क्या करेंगे, क्या कहेगी अजम्पशन? ये कहेगी कि भाई ये क्या कहती है? ये कहती है कि भाई हमें क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन जब हो गई है उसको वहीं पर क्या कर लीजिए? रिकॉर्ड कर लीजिए, उसी समय उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। पैसा कब मिलेगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी अकाउंटिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट अब हम समझते हैं इनके अलावा कुछ और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कुछ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए बहुत सारे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें समझना है। अब उनमें क्या क्या है? अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, इसके अलावा मैचिंग कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, और लास्ट में है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट एंड वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। चलिए इनको सबको अच्छे से समझ लेते हैं।
क्या है ये? सबसे पहले समझेंगे अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखिए क्या कहता है ये प्रिंसिपल, ये कहता है, देखिए आप एक नॉर्मल एग्जांपल से इसको समझिए। एक मदर बच्चे को जन्म देती है, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो रहा बच्चे की और मदर की एग्जिस्टेंस एक ही होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो गया बच्चे की लाइफ अलग हो जाती है, मदर की लाइफ अलग हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को बिजनेस में लेके आया गया और क्या कहा गया कि भाई बिजनेस को स्टार्ट करता है कौन? ऑनर, लेकिन स्टार्ट करने के बाद बिजनेस एक अलग इंसान माना जाता है और उसका जो ऑनर होता है उसको एक अलग इंसान मान लिया जाता है। सो बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस को क्या किया जाता है? बिजनेस को उसके मालिक से सेपरेट माना जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मालिक को क्या माना जाएगा? मालिक को एक सेपरेट पर्सन माना जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस बिजनेस से अलग मानी जाएगी। बिजनेस अलग, मालिक अलग। भाई बिजनेस अगर अलग है, मालिक अगर अलग है, तो बिजनेसमैन को यानी बिजनेस के मालिक को, ऑनर को एक क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है बिजनेस में। और जब वो पैसा देता है, जो वो पैसा लगाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको क्या माना जाता है? उसको भी एक लायबिलिटी मान लिया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये एज्यूम किया जाता है। ओके चलिए अब नेक्स्ट हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? वो कहता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल देखिए बड़ा ही सिंपल है। ये कहता है कि वो ट्रांजैक्शन जिसको आप क्या कर सकते हैं? मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को आपको अकाउंटिंग में पढ़ना है। अगर ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसको आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो उस ट्रांजैक्शन को हमें अपनी अकाउंटिंग में पढ़ना भी नहीं है। सो सिंपल है। ये कहता है, क्या कहता है? मनी में मेजरेबल ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड करो, अदरवाइज रिकॉर्ड मत करो। नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए ये कहता है कि जो हमारी एंटरप्राइज है उसका जो टाइम पीरियड है, देखिए हमने गोइंग कंसर्न तो मान लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो हमेशा के लिए चलती रहेगी। भाई चलती रहेगी, अच्छी बात है, चलती रहेगी, लेकिन हमारा जो बॉस है, हमारे जो यूजर हैं, वो तो ये चाहते हैं कि हमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद अकाउंटिंग की जानकारी मिलती रहे। हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है, उसकी जानकारी हमें टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब वो टाइम टू टाइम जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल के बाद मेजर करते रहना पड़ेगा। अब रेगुलरली कब आप इसको मेजर करोगे? 12 महीने के बाद, यानी एक नॉर्मल पीरियड मान लिया जाता है कि 12 महीने के बाद हम इसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल स्कूलों में देखिए आप, अप्रैल से लेकर के मार्च तक बच्चे ने जो भी परफॉर्म किया उसकी एक साल की परफॉर्मेंस लेकर के मेजर कर लिया जाता है। ऐसे ही अकाउंटिंग में भी 12 महीने के टाइम पीरियड को जनरली क्या मान लिया जाता है? एक अकाउंटिंग पीरियड मान लिया जाता है। और बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन की गई है उन सबको उसी टाइम के लिए रिकॉर्ड करके मेजर करके समरी उसकी तैयार की जाती है। सो क्या कहता है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल? ये कहता है द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल। क्या कहा गया कि भाई जो लाइफ है किसकी? हमारे अकाउंटिंग की, हमारे बिजनेस की, उसको क्या करेंगे? स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और रेगुलर इंटरवल पर उसको मेजर कर लेंगे। द एंटरप्राइज शैल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी फॉर ए पॉसिबल फ्यूचर। भाई वो तो पॉसिबल फ्यूचर तक उसकी एक्टिविटी चलती रहेगी, लेकिन जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, स्पेशली द मैनेजमेंट, आर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट एट रेगुलर इंटरवल। उन्हें तो रेगुलर इंटरवल के बाद इंफॉर्मेशन चाहिए सो दैट डिसीजन कैन बी टेकन एट अप्रोप्रिएट टाइम। Management requires information at regular intervals to assess the performance, fund requirement, so the life of the enterprise is broken into smaller period। और इसी को क्या बोलते हैं हम? जनरली एक साल का हमारा अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि एक साल का जो टाइम पीरियड होता है आपका, उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। और ये जनरली क्या माना जाता है कि ये हमारा जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है कब से? 1
अप्रैल से और खत्म होता है कब, आने वाले 31 मार्च को। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर। और ये पूरा एक साल क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्या, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखिए इसको नॉर्मल समझते हैं पहले। फुल डिस्क्लोजर, मैं अगर आपको कोई चीज समझाता हूं तो अगर मैं आपको उस बात को फुल बताता नहीं हूं, पूरी बात आपको बताता नहीं हूं, तो आपको वो बात पूरी समझ में आएगी भी नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को बिजनेस में लाया गया कि भाई जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग करते हुए आपको इस तरीके से अकाउंटिंग करनी चाहिए कि भाई जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसको हमारा जो यूजर है वो अच्छे से समझ सके। सो देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। Good accounting practices requires all material and significant information to be disclosed। इसको और सिंपल समझाता हूं कि देखिए ये जो हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जो मटेरियल है वो मटेरियल चीज को आपको अकाउंटिंग में फुल रूप से यानी फुल्ली आपको उसको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। इसका मतलब और समझ लेते हैं कि भाई मान लीजिए आपकी जो सेल है पिछले साल थी 5 लाख, इस साल सेल रह गई 4 लाख, सेल घट गई। भाई सेल घट गई तो आप अपने अकाउंटिंग यूजर को रीजन बताओ ना, उसकी जानकारी फुल्ली रूप से आप दो ना, पूर्ण रूप से आप उसकी जानकारी दोगे तभी तो वो समझ पाएगा कि सेल क्यों घट गई, नहीं तो उसके दिमाग में डाउट रहेगा। सो क्या कहता है ये प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग करते हुए हम क्या करेंगे, अपने ट्रांजैक्शन का फुल डिस्क्लोजर करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर लेन देन घटा है, कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर कमी आई है, कोई भी प्रॉफिट या सेल अगर घटे हैं तो उसके रीजन को हमें फुल्ली क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। यानी कोई भी मटेरियल थिंग अगर है तो उसको हमें फुल्ली डिस्क्लोज कर देना चाहिए। अब हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल क्या होता है, ये है हमारा अगला अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इस प्रिंसिपल को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं मटेरियल क्या होता है। तो देखो कोई भी ऐसी आइटम जो क्या कर सकती है, जो एक रीजन बन सकती है विश्वास का और किसी इन्वेस्टर के डिसीजन को, किसी बंदे के डिसीजन को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, तो ऐसी हर एक आइटम को क्या बोलते हैं हम, मटेरियल बोलते हैं। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट knowledge of it would influence the decision of an informed investor. An item is material or not, it will be depend on its nature and or amount। और इसको सिंपल समझाते हैं आपको कि भाई देखिए कोई भी आइटम हमारी मटेरियल मानी जा सकती है, कोई भी आइटम हमारी क्या मानी जा सकती है, मटेरियल थिंग मानी जा सकती है अगर उसने इन्वेस्टर के या किसी भी बंदे के डिसीजन को उसने क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ अमाउंट आपने बिल्डिंग की रिपेयर के लिए खर्च कर दिया, 2.5 लाख रुपए का अमाउंट आपने बिल्डिंग के रिपेयर के लिए क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका टर्नओवर है कितना, 10 लाख रुपए। ठीक है जी, कितना है, 10 लाख रुपए। तो देखिए 10 लाख रुपए का अगर टर्नओवर है तो बिल्डिंग पर किया गया खर्च 2.5 लाख, ये तो मटेरियल है। यहां पर हमारे बॉस पूछ सकते हैं कि भाई 10 लाख का तो हम सामान बेच रहे हैं और उसमें से हमने बिल्डिंग की रिपेयर पे 2.5 लाख रुपया खर्च कर दिया। तो अगर कोई भी बाहर का इन्वेस्टर होगा तो वो कहेगा भाई ऐसे बिजनेस में मुझे पैसा नहीं लगाना, बिल्डिंग पे इतना खर्च कर रहे हैं, सेल इनकी है ही नहीं। जबकि अगर किसी फर्म का टर्नओवर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 15 लाख रुपए है या 50 लाख रुपए या 15 करोड़ रुपए है, 15 करोड़ अगर हम बात करें, 15 लाख वाले के लिए भी 2.5 लाख मटेरियल हो सकता है, लेकिन 15 करोड़ अगर टर्नओवर है तो 2.5 लाख का खर्चा उसके लिए छोटा मोटा है, तो वो उसके लिए मटेरियल नहीं माना जाता। ठीक है जी,
तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन मटेरियल मानी जा सकती है अगर वो इन्वेस्टर के डिसीजन को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ऐसे ट्रांजैक्शन को पूरा डिस्क्लोज कर देना चाहिए। जैसे सेल अगर हमारी 10 लाख है और हमने रिपेयर पर इतना खर्च कर दिया तो हमारा प्रॉफिट जाहिर सी बात है कम ही आएगा। अब कम आने का रीजन हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने यूजर्स को। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा है। नेक्स्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। देखिए एक फ्रेज को समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले एक फ्रेज है जो कि कहती है डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। क्या करना है हमें, क्या कहती है ये कहती है कि भाई देखो देखो आप एक सिंपल लेवल उसमें समझो इसको। मान लीजिए एक गली है और उस गली से आपको गुजरना है और उसमें पड़ा हुआ है ग्लास टूटा हुआ पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, वहां से बच बच के निकलोगे ना, कुछ ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश करोगे कि आपको वो जो ग्लास है वो आपके पैर में चुभे ना। कांटे पड़े हुए हैं, आप सोचोगे भाई मैं कांटों से बच बच के अपना रास्ता बना लूं। लेकिन अगर फूल पड़े होंगे तो आप उनके ऊपर आराम से चल दोगे। यही है बिजनेस में भी। अब कांटे क्या हो गए, लॉस हो गए। आपको दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है। अरे भाई अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में आपको कोई लॉस हो सकता है तो आप उसके लिए प्रोविजन बना लो ना। आप उसके लिए क्या करो, कुछ प्रोविजन बना के चलो पहले से ही। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होगा तो निश्चिंत हो जाओ, कोई बात नहीं, प्रॉफिट होगा, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लॉस होगा तो कुछ ना कुछ प्लान तो कर लो। सो यही कहता है ये प्रिंसिपल। ये क्या कह रहा है, कह रहा है डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। लेकिन अगर आपको कुछ लॉस होने वाले हैं तो उसके लिए आप प्रोविजन बना लो। और इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। यानी सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा गया, फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो कुछ ना कुछ कंसिडर करके चलो, प्रॉफिट होने वाला है तो कोई बात नहीं है। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर है। देखिए अगर आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है और आप उस बात को शो ही कर ही नहीं रहे, आप उसके लिए कुछ प्रोविजन बना ही नहीं रहे, तो आपको प्रॉफिट इस साल तो ज्यादा आएगा लेकिन अगले साल वो बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब आप जानबूझ करके उस लॉस को इग्नोर करके चल रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना। अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है तो वो तो इस फेयर पिक्चर को देख करके लगा देगा पैसा, लेकिन बाद में उसे पता चलेगा कि भाई आपने इस पॉसिबल लॉस को शो किया ही नहीं था, इसके लिए प्रोविजन बनाया ही नहीं था। तो वो इंफॉर्मेशन उसके लिए क्या बन जाएगी, मटेरियल बन जाएगी। और फिर मटेरियल वाला प्रिंसिपल भी वायलेट हो जाएगा और वो हमारे ऊपर केस कर देगा। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को या ट्रू पिक्चर को दिखाने के लिए या फेयर पिक्चर को दिखाने के लिए हम इस लॉस को, इस प्रोविजन को इग्नोर कर दें। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना करके चलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल सीधी सी बात कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई आपने कोई सामान खरीदा तो बुक में कितना रिकॉर्ड करोगे, सिंपल सी बात है, जितने में उसको खरीदा गया है उसी को रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई आपने कार खरीदी, तो कितने में खरीदी है वही क्या है, उसकी कॉस्ट है। उसी कॉस्ट पर क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब कार खरीदी है तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो डेप्रिसिएशन भी उसी ओरिजिनल कॉस्ट पर जिस पर आपने उस एसेट को परचेज किया है उसी पर चार्ज किया जाएगा। सो क्या कह रहा है ये, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। यानी इस एसेट की सारी अकाउंटिंग इसी कॉस्ट पर की जाएगी। एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज। एसेट कब रिकॉर्ड की जाएगी, जब उसको परचेज किया गया, जिस कॉस्ट पर परचेज किया गया उसी पर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और जैसे ही टाइम बीतेगा तो हम क्या करेंगे, उसी कॉस्ट पर उसको क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे।
नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, ये कहता है देखो भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें ये निकालना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें मैच करने चाहिए। क्या मैच करने चाहिए, सारे रेवेन्यू किसके साथ मैच करनी चाहिए, सारे के सारे एक्सपेंसेस से। अरे भाई जब आप खर्चे और इनकम को दोनों को, खर्चे को और रेवेन्यू को दोनों को मैच करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो क्या कहते हैं प्रिंसिपल, ये कहता है इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस of that period to determine correct profit for the accounting period। यानी उस अकाउंटिंग पीरियड के सारे खर्चों को सारे रेवेन्यू से मैच करो और पता लगाओ कि कितना प्रॉफिट हुआ। Profit earned by the business during a period can be correctly measured only when the revenue during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue। मतलब उन रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने जो जो खर्चे किए हैं उन खर्चों को उन रेवेन्यू में से घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है मैच ऑल द रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। ओके नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। देखिए इस रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को समझाने के लिए आपको एक नॉर्मल एग्जांपल हम देते हैं। देखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी आइटम को कब रिकॉग्नाइज किया जाए, किसी भी लेन देन को कब रिकॉग्नाइज किया जाए, किसी ट्रांजैक्शन को कब रिकॉग्नाइज किया जाए। तो देखिए रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक होता है, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ए ट्रांजैक्शन हैज एंटर्ड इनटू एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब मान लीजिए आपका काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का, आपने किसी को एक फ्लैट बिकवाया, या आपका काम है मान लीजिए कमीशन एजेंट का, आपने किसी को बोला कि भाई मुझे एक फ्लैट दिलवा दो, या मान लीजिए एक नॉर्मल इसको समझ लेते हैं, मैंने किसी को ये कहा कि भाई मुझे है ना आप एक फ्लैट किराए पर दिलवा दो, उसने आपको फ्लैट किराए पर दिलवा दिया, एग्रीमेंट करा दिया, तो उसने सर्विस तो दे दी, तो अब वो डिजर्व करता है अपने कमीशन को। ठीक है, तो रेवेन्यू को कब कंसीडर कर लेंगे कि भाई हाँ वो मिल जाएगा, कब हम उसको रिकॉग्नाइज मान लेंगे, हम उसको रिकॉग्नाइज तब मान लेंगे जब उसको पाने के लिए जो सर्विस रिक्वायर्ड थी वो उस बंदे ने दे दी। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, और इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि भाई मान लीजिए आपने सेल करनी है, आपने क्या करनी है जी, सेल करनी है, आपने सेल कर दी और सेल उस बंदे के घर तक भिजवा दी, या उस पार्टी के यहाँ तक आपने सेल जो है वो भिजवा दी, तो आपने सर्विस तो दे दी उसको, अब आप इसको अपना रेवेन्यू मान सकते हो। सिंपल लैंग्वेज कहती है ये कि एक रेवेन्यू को तब रियलाइज हुआ मान लिया जाता है या तब रिकॉग्नाइज कर लिया हुआ मान लिया जाता है जब आपने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी हो और उसका ऑब्लिगेशन, उसको रिसीव करने का ऑब्लिगेशन भी अराइज हुआ मान लिया जाता है। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट हम समझते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल को, जो कि है हमारा क्या, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहता है, ये कहता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। देखिए वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन हमारी एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अब फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस कैसे होगी, जब उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने वाला हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बिजनेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दीज सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स, मतलब सेल आपने की है तो आपके पास सेल का बिल होना चाहिए,
अगर अगर आपने कोई सामान कैश में बेचा है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, कैश मेमो होनी चाहिए, यानी जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है उसका पर्टिकुलर प्रूफ होना चाहिए, वो वेरीफाई करने योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ये बहुत सिंपल है, ये कहता है कि भाई एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, ए डेबिट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें कुछ आएगा और कुछ जाएगा। इसका मतलब दो एस्पेक्ट हैं उसके, उसमें अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट कर रहे हैं, कुछ अमाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट क्रेडिट में भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी, अगर कुछ आएगा तो वो अगर अभी नहीं जा रहा है तो फ्यूचर में जाएगा। इसका मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं एंड बोथ शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो for every debit there is a credit. Every transaction has two aspects, a debit and a equal amount of credit. So thank you, ये होप आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।